हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वह भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। इंग्लिश में कहेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, उसे इंग्लिश में कहा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ध्यान से। इस वीडियो में आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं पता लगेगा, सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी, पढ़ना कैसे है। जो अक्सर एसएससी के बच्चे जो होते हैं, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, इन बच्चों की एक शिकायत रहती है कि हमें जीके याद नहीं होता। लेकिन इनसे ज्यादा जीके पढ़ते हैं आरएएस वाले, इनसे ज्यादा जीके पढ़ते हैं आईएएस वाले, और भी राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं वो इतना सारा जीके पढ़ते हैं और उसे याद भी कर लेते हैं। मतलब कुछ तो डिफरेंस है। और ना ही वे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हमें जीके याद नहीं होता। तो वो क्या कारण है कि एसएससी वाले तो कहते हैं कि वही जीके याद करना मुश्किल है, और वो आरएएस वाले, आईएएस वाले, पटवारी, ये जो लोग होते हैं ये काफी याद कर लेते हैं। तो वो क्यों याद कर लेते हैं? पूरा खेल कहां अटका हुआ है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं अपने सब्जेक्ट का नाम, और सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है राजव्यवस्था। और पॉलिटी में यदि बात करें तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? आपातकालीन प्रावधान। इंग्लिश में कहेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। इंग्लिश में कहेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। ध्यान देंगे, यदि मैं चर्चा करूं सब्जेक्ट की, सबसे पहले 1 मिनट का अपन को सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। देखिए, 2 शब्द होते हैं, अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि एक होता है पॉलिटिकल साइंस और एक होता है पॉलिटी। सबसे पहले डिफरेंस का ध्यान रखें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिटी पार्ट है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में मुख्य रूप से 3 चीजों को शामिल किया जाता है। उन 3 चीजों के नाम हैं, नंबर 1 सबसे पहले संविधान, नंबर 2 उसके बाद राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल ऑथर जो होते हैं वो लेखकों की चर्चा की जाती है, नंबर 3, और फिर अपन बात करें नंबर 3 में तो यहां रहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध। आपने मुझे कहा कि सर मैंने राजनीतिक विज्ञान मेरा विषय रहा है, राजनीतिक विज्ञान में मैंने पढ़ाई करी है, तो इसका मतलब आपने मुझे बता दिया कि सर आप मुझसे पूछ सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस में मेन ऑथर्स कौन से? मैक्स वेबर क्या कहता है, मूलर क्या कहता है, जो इस प्रकार के। मैक्स वेबर तो बड़े फेमस हैं इनके, क्योंकि अपने भारत में भी उनका जब अपन जो अपने आईएएस लेवल की जो पोस्टिंग है इनमें मैक्स वेबर का ही सिद्धांत फॉलो किया जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपने मुझे क्या बता दिया कि सर मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े। नंबर 1 संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। नंबर 2 ऑथर्स, लेखक होते हैं जो राज्य से संबंधित विचारों को बताते हैं, उनको पढ़ा है। नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन आपने पढ़ा है। इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है जो लगता है सिर्फ और सिर्फ आरएएस और आईएएस जैसे एग्जाम में ही लगता है। आप कहेंगे सर ये कैसा सब्जेक्ट होता है, इसमें होता क्या है, तो उसकी चर्चा करें। तो उसके लिए बात करेंगे अपन, जैसे भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के होंगे, भारत अमेरिका को ज्यादा महत्व देगा या भारत चीन को ज्यादा महत्व देगा, दोनों में से किसे ज्यादा महत्व देगा, इसकी चर्चा करते हैं। और वे संबंध कब कब प्रभावित हुए, कब कब मजबूत हुए, कब कमजोर हुए, इन सब की चर्चा किसमें की जाती है? अंतरराष्ट्रीय संबंध में। ये किसका मतलब है? पॉलिटिकल साइंस का। ये किसका मतलब है? पॉलिटिकल साइंस का। बात करें, अपने बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जब अपन पढ़ेंगे तो केवल और केवल क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? संविधान। तो मतलब पॉलिटी किसका भाग है? पॉलिटिकल साइंस का।
और अपने पेपर में सिर्फ पॉलिटी आती है, पॉलिटिकल साइंस अपने पेपर में, एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, सीएचएसएल, सीजीएल जो भी है, इसमें किसी प्रकार का इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या टॉपिक आता है? संविधान। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटी। पहली बात। दूसरी बात, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। अगर एसएससी के लिए बात की जाए, एसएससी में जो अगर पिछले कुछ सालों का पेपर देखा जाए तो उसमें एसएससी के 4-5 टॉपिक जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको पढ़ना है पहला पार्ट, सबसे पहले आप पढ़ेंगे नागरिकता, बिल्कुल छोटा। भाग नंबर 2, भारतीय संविधान का भाग नंबर 2, जिसमें नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। नंबर 2, उसके बाद आप पढ़कर जाएंगे मूल अधिकार, इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। नंबर 3, नीति निदेशक तत्व, शॉर्ट में कहेंगे डीपीएसपी। भाग नंबर 4, और एक आप पढ़कर जाएं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग नंबर 4A। भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 और भाग नंबर 4A, इनको पढ़कर जाए। यदि आपके पास टाइम नहीं है लास्ट में तो आप पहले इनको पढ़ें और एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ ही पढ़ें, आपातकाल। आपातकाल छोटा टॉपिक है, प्रश्न बिल्कुल साधारण है, सारे के सारे प्रश्न आप खुद बना सकते हो। एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा वो आप खुद बनाकर देख सकते हो और आपको उसमें से प्रश्न मिल भी जाएगा। आपातकाल ये वाला, और फिर आप इसको क्रम में लगाएं तो एक आप पढ़कर जाएं राष्ट्रपति। देखिए पढ़नी तो पूरी पॉलिटी ही है, टॉपिक सभी पढ़ने हैं। यदि आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन बाई चांस किसी परिस्थिति में आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करें, इन टॉपिक्स को रिवाइज करें। ये तो ऑलमोस्ट फिक्स है कि इनमें से तो प्रश्न आना ही है। अभी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं और अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर अभी जो पेपर आया है उसमें फिक्स प्रश्न आ रहे हैं दोनों के। नागरिकता का प्रश्न आया कि नागरिकता कौन से भाग में है। अभी मूल अधिकार का जो इसमें बात करें, नीति निर्देशक तत्वों में बात करें, डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में एक प्रश्न आया आर्टिकल 40। मूल अधिकार की बात करें, इसमें से प्रश्न आया जो मूल अधिकार वाला वो आया आर्टिकल 17। इस प्रकार का प्रश्न आया। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी का फॉर्मेट देखिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये आपको तब पता लगेगा जब आपने लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको क्या किया हो, लास्ट ईयर के जो एग्जाम हो रखे हैं उन एग्जाम्स को देखा हो कि कौन से प्रश्न आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं उसके प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट की चर्चा करी, सब्जेक्ट के बाद अपनों ने जो अपना फॉर्मेट है उसकी चर्चा करी। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं और जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आपातकालीन प्रावधान, ध्यान देंगे, नाम से क्लियर करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजंस है, सबसे पहले इसे क्लियर करें कि प्रावधान क्या होता है। प्रावधान का मतलब मैं कह दूं कि मेरे यहां ये प्रावधान है, रूल है या बात है सिंपल सी कि देख तू यहां कोचिंग करने आएगा तो कोचिंग करने के लिए भाई तेरे को ये करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, प्रावधान कह दिया, बातें कह दी, साधारण भाषा। आपात और काल, हम तोड़ लेते हैं इस शब्द को। आपात और काल, काल का मतलब आपने पढ़ा है, काल पर्यायवाची है किसका, समय का। आपात पर्यायवाची है किसका, संकट का। आपात पर्यायवाची है किसका, संकट का। काल पर्यायवाची है किसका, समय का। और बातें मैंने आगे प्रावधान का मतलब बताया है, तो आगे क्या मतलब क्या हुआ, इसको अर्थ पता लग गया कि अपने इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए संकट के समय
संकट की परिस्थितियों से किस प्रकार निपटा जाएगा, ये सारी बातें जिस टॉपिक में लिखी हुई हैं वो टॉपिक क्या कहलाएगा? आपातकाल। ये सारी बातें जहां लिखी हुई हैं वो टॉपिक क्या कहलाएगा? आपातकालीन प्रावधान। किसी भी टॉपिक को देखकर सबसे पहले तो ये आपके माइंड में इमेज आनी चाहिए कि इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाला है, मतलब इस टॉपिक में किसकी चर्चा होने वाली है। तो मैंने यहां मतलब बताया कि आपातकालीन प्रावधान में हम पढ़ने वाले हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए संविधान ने सरकार को कौन कौन सी शक्तियां दे रखी हैं, उससे संबंधित क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या बातें की गई हैं, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो आपातकालीन प्रावधान में क्या लिखा हुआ है कि संकट के समय सरकार किस प्रकार के काम करेगी, इस प्रकार की सारी बातें लिखी हुई है। वो टॉपिक क्या कहलाता है? आपातकालीन प्रावधान कहलाता है। जीके पढ़ने का एक सिंपल सा रूल होता है। क्यों जो बच्चों को याद होता है वो क्या है? वो 3 रूल फॉलो करते हैं। क्या है, क्यों है और कैसे है। 3 रूल फॉलो करिए आप भी। जब भी कोई शब्द पढ़े सबसे पहले ये शब्द क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले शब्द को क्लियर करें। उस शब्द से संबंधित भारत में शुरू से लेकर अब तक किस प्रकार के काम किए गए हैं, 2 नंबर। क्या है मतलब परिभाषा। जब आप कहेंगे कि हमें इतिहास जानना है तो आप क्या जान रहे हैं, कैसे। जैसे आपातकाल, आपातकाल क्या है? आपातकाल संकट के समय, आपातकालीन प्रावधान क्या है? संकट के समय सरकार को दी गई शक्तियां हैं, उनका सारा उल्लेख क्या है? आपातकालीन प्रावधान है। कैसे, कैसे का मतलब कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा, भारत में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या है। इसके बीच में कहीं बदलाव हुआ है क्या, उसको पढ़ो। फिर आपातकाल दिया क्यों गया है, आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे, इसकी चर्चा अपन किस में करेंगे। और जिसने इस प्रकार से आपातकाल को पढ़ लिया वो ना तो आपातकाल को भूलेगा और ना ही आपातकाल के प्रश्न गलत करेगा। तो ध्यान रखें कि हमें प्रत्येक जीके के टॉपिक में क्या, क्यों और कैसे, इन 3 शब्दों के जवाब खुद को देने हैं, खुद ने प्रश्न पूछने हैं और खुद ने ही उस टॉपिक से आंसर निकालने हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गारंटी है कि पॉलिटी आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप बिना नोट्स खोले ही रिवीजन कर पाओगे। और पढ़ा वही है। यदि किसी ने टॉपिक पढ़ लिया, हमें रिवाइज करने के लिए जब नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है कि अब हमने पढ़ लिया है पूरा टॉपिक। तो देखिए शुरू करते हैं। ये सिस्टम है, मैंने बता दिया पढ़ने के लिए आपको क्या फॉलो करना है। जो बच्चे नहीं कहते हैं कि जीके मुश्किल है, जीके नहीं पढ़ा जाता, क्यों नहीं? क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ते हैं। एसएससी में क्या करते हैं बच्चे, 1 लाइनर बुक लेकर आते हैं, 1 लाइनर बुक पढ़ते हैं। उससे क्या है, पूरी स्टोरी जनरेट नहीं हो पाती, और जब स्टोरी नहीं बनेगी तो वो टॉपिक से जुड़ेंगे कैसे? जुड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए 1 लाइनर बुक बड़ी मुश्किल होती है याद करनी। छोटी जरूर होती है, मुश्किल होती है, लेकिन बड़ी बुक जो होती है वो इजी होती है, उसमें पूरा स्टोरी बनाकर दिया होता है। आपातकाल की बात करें, भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 से 68 लगा, 62 से 68 लगा, 71 में लगा, 75 से 77 तक लगा, 2 फिर रहा। तो आपातकाल की पूरी स्टोरी है, क्यों लगा, इंदिरा गांधी ने किस प्रकार यूज किया। जब भी आपातकाल का नाम आता है अपन इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, इस प्रकार की सारी बातें पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता दी आपातकाल की। अब एक फॉर्मेट बनाते हैं जिससे आपको आपातकाल याद हो जाएगा। क्या फॉर्मेट है देखिए। नंबर 1, सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान में उल्लेख, मेंशन इसको कहां किया गया है, संविधान में, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आपात की घोषणा, आपात की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी, आपात की घोषणा। जैसे इसमें पढ़ेंगे, आपात की घोषणा
कौन करेगा? आपात की घोषणा कौन करेगा? नंबर 3, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें कि घोषणा हो गई है। अब घोषणा तो हो गई है, घोषणा अब ऐसे थोड़ी है कि मान लीजिए अपने पढ़ते पढ़ते भी हैं कि आपात की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो क्या राष्ट्रपति सुबह सो के उठा और राष्ट्रपति को लगा कि यार नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ करते हैं, और राष्ट्रपति ने सीधा अनाउंस कर दिया कि भारत में आपातकाल लगाओ? इस प्रकार का कुछ है क्या? कोई तो रीजन होगा ना आपातकाल लगाने का। तो आपातकाल किन परिस्थितियों में लगेगा, उसके लिए क्या कारण है, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो फिर अपन क्या पढ़ेंगे? इमरजेंसी के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर नंबर 4, फिर अपन पढ़ेंगे अब आपातकाल अनाउंस भी हो गया है, उसके कारण भी बता दिए हैं, लगा दिया गया है, लेकिन ये लागू कब तक रहेगा? क्या जीवन भर रहेगा? जब तक भारत है, जब तक भारत देश इस धरती पर है, तब तक आपातकाल रहेगा? या आपातकाल कहीं ना कहीं आकर इसे समाप्त भी करेगा और इसे हटाएंगे भी? तो आपात को हटाने से संबंधित क्या प्रावधान है? आपात को हटाने से संबंधित प्रावधान। फिर अपन पढ़ेंगे आपात हट भी गया है, आपात लगाया था, हट गया था। अच्छा, इसके बीच में एक रह गया जिसको अपन कहेंगे आपात की समयावधि। टाइम पीरियड, कि आपात कितने समय तक लागू रहता है, लागू के बाद उसे हटाएंगे भी, आपात को हटाने का प्रावधान है, उसकी चर्चा करें। फिर लास्ट में लिखेंगे आपात का प्रभाव, और नंबर 6 पे अपन डिस्कस करेंगे आपात के प्रभाव के बाद अपन डिस्कस करेंगे कि भारत में आपातकाल डिस्कस करेंगे। भारत में आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, इमरजेंसी इन इंडिया अब तक कितनी बार हुआ है, तो इस प्रकार की बातें अपन करें। तो आइए शुरू करते हैं इससे संविधान से पहला उल्लेख। सबसे पहले अपनों ने पढ़ी परिभाषा कि आपात होता क्या है। आपात में जैसे आपने, अगर मैं परिभाषा की दोबारा चर्चा करूं, सबसे पहले परिभाषा का क्या मतलब है? आपात का मतलब संकट का समय। आपात का मतलब संकट का समय। जैसे अपना जीवन है, साधारण चल रहा है, फिर एकदम से कोई समस्या आ जाती है तो संकट आ जाता है। उसी प्रकार से देश में सभी काम आराम से हो रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के काम होंगे। तो वहां क्या व्यवस्था है? संकट का समय। संकट किस प्रकार का आ सकता है? आप कहेंगे सर देश में क्या संकट आ सकता है, उदाहरण दो हमें। यदि उदाहरण दिया जाए तो देश में यदि नागरिक हथियार उठाकर सड़कों पर उतर आएंगे तो क्या देश के लिए संकट का समय नहीं है क्या? यदि किसी बाहरी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो क्या भारत के लिए संकट का समय नहीं है? यदि बात करें अपन कि पड़ोसी देश ने बिना बताए आक्रमण कर दिया या युद्ध के अनाउंसमेंट हो गई, वॉर हो गया, तो वो भी एक कारण है। लाइव एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल ही में एक आंदोलन चला था, खालिस्तान आंदोलन, जो कि बहुत पुराना है, काफी समय से चल रहा है, इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला। तो अभी एक आंदोलन चला था जिसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट। अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति था जो इसमें लीड कर रहा था पूरे आंदोलन को, और वो देश के विभाजन की मांग कर रहा है कि हमें पंजाबियों के लिए, हमें सिखों के लिए अलग से एक देश बनाने दिया जाए, खालिस्तान हम नाम रखेंगे उसका। तो वो क्या है? संकट ही तो है। मान लीजिए वो मूवमेंट हालांकि फैला नहीं, मान के चलते हैं कि वो मूवमेंट जो है, वो आंदोलन जो है, वो आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता और काफी सारे लोग उठा लेते हथियार और सड़कों पर उतर आते, तो वो अपने लिए क्या है? संकट है। उस स्थिति में सरकार किसका यूज करती? आपातकाल का। उस स्थिति में सरकार संविधान खोलती और देखती कि अच्छा ये मेरी बातें लिखी हुई हैं, मेरे पास पावर है, अनाउंसमेंट करना शुरू करती सरकार, और सभी खालिस्तानियों को पकड़ के अंदर डाल देती। पावर है।
खालिस्तानी तो छोड़ो, अपने से संबंधित भी सरकार के पास पावर आ जाती है आपातकाल के समय। तो कहने का मतलब क्या है, संकट का समय आपको बताया, उदाहरण दिया कि जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि खालिस्तानी आंदोलन, आप क्या लिख सकते हो, खालिस्तानी आंदोलन, खालिस्तानी मूवमेंट जो है उसकी बात की। दूसरा, अब अपन एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, अपने टॉपिक कहां से आने वाले हैं। संविधान में उल्लेख, यहां से सीधे सीधे 4 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, देखिए ध्यान से कौन कौन से। नंबर 1, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद, किस भाग में उल्लेख है? भाग नंबर 18। दूसरा, भाग नंबर 18 में अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल्स की यदि बात की जाए तो कितने आर्टिकल हैं इसमें? कितने आर्टिकल हैं इसमें? 352 से 360। कितने आर्टिकल हैं? 352 से 360। अब देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बना के दिखाता हूं आपको कि प्रश्न क्या आ सकता है। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपातकाल का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला प्रश्न भाग का, दूसरा प्रश्न आर्टिकल का। नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 18 में निम्न में से कितने आर्टिकल को शामिल किया गया है, कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है? तब आप क्या कहेंगे? 352 से 360। तो ध्यान रखें, खालिस्तानी आंदोलन है ये वाला हो गया क्लियर कि भाग 18 है, अनुच्छेद नंबर 352 से 360 है, और इनका भी एक प्रश्न सीधा बन सकता है कि भाग नंबर 18 के अनुच्छेदों का विवरण दीजिए, या कहेगा सीधा सीधा कि अनुच्छेद 352 से 360 निम्न में से भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 18। क्लियर है? तो ये आप यहां प्रश्न बनते हैं। अब आपातकाल का स्रोत क्या है, एक प्रश्न ये भी बनता है, मतलब इंग्लिश में कहें तो सोर्स। और अगर मतलब की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ का मतलब होता है कि आपातकाल को किस देश से अथवा कहां से लिया गया है। किस देश से अथवा कहां से लिया गया है। ध्यान रखें, आपातकाल ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, अक्सर बच्चों के कंफ्यूजन रहती है। ध्यान रखें, जब बात हो आपातकाल को लेने की, आपातकाल का प्रावधान हमने कहां से लिया है, जब इसकी बात करेंगे तो आप कहां से लिया है आपातकाल? भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने ये लिया है। लेकिन अब आप कहेंगे सर जर्मनी का भी कहीं ना कहीं रोल है, यदि किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उसके दिमाग में आ रहा होगा कि जर्मनी जरूर कहीं ना कहीं आएगा, अलग अलग चीजें हैं। यदि पूछे कि भारतीय संविधान में आपातकाल कहां से लिया गया है, कहां से उठाया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। जर्मनी का रोल क्या है? आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम जर्मनी। इस बात को नोट करेंगे, ध्यान से नोट लगा के लिखेंगे कि आपसे पूछे आपातकाल का स्रोत क्या है, मतलब आपातकाल कहां से लिया गया है, तब आप जवाब देंगे कि आपातकाल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए आपातकाल में मूल अधिकारों का जो सस्पेंशन है, उनका जो निलंबन है, ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, तब आप क्या कहेंगे? जर्मन। दो प्रश्न हैं, अक्सर कंफ्यूजन रहती है इनमें, तो इसका ध्यान रखेंगे, यहां आपको ध्यान रखना है। और क्या है संविधान में? भाग 18 में है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 में है। हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, और इसका सस्पेंशन कहां है? जर्मनी से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट आपके लिए, जब आप पढ़ेंगे एक टॉपिक, सारे एक्ट जो हैं उसमें से 2-3 एक्ट मुश्किल से हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। 1909, 1919, 1935 और एक शुरू वाला 1773। 4 एक्ट ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और एक्ट खूब सारे होंगे, बातें भी खूब सारी होंगी, लेकिन एसएससी का एक पैटर्न रहा है जिन अधिनियम में से प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक अधिनियम की एक या दो बात खास है, 1935 को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं है। सभी अधिनियम में 2-2 लाइन पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वो अपन डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे उसकी। आगे लिखते हैं। अब आपातकाल हो गया, आगे करते हैं। आपात के प्रकार कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल कितने प्रकार का होता है? हालांकि प्रकार माने जाते हैं कितने? 3। एक बार लिख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नंबर 2, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, राज्य आपातकाल, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। इंग्लिश में कहेंगे प्रेसिडेंट रूल। और नंबर 3 यहां अपन बात करेंगे वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान रखेंगे 3। हालांकि राज्य आपात जैसी कोई भी स्थिति नहीं है, राज्य आपात होता ही नहीं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? आपातकाल संकट का समय होता है, राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो कोई संकट नहीं है, वो संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, इस वजह से लगता है। बाकी लोग विद्रोह नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जब केंद्र सरकार ऑर्डर देती है राज्य सरकार को और राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती, तो वो स्थिति संविधान के खिलाफ मानी जाती है। और तब जाकर क्या करते हैं, केंद्र सरकार राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देती है, सस्पेंड कर देती है और खुद को पूरा कंट्रोल राज्य का अपने पास ले लेती है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? राज्य आपात। लेकिन उसमें आपातकाल जैसी कोई भी बात नहीं होती। इंटरव्यू देने जाएं, अब पेपर में बात करें तो आपातकाल कितने प्रकार, आपको 3 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब कभी इंटरव्यू दें तो इंटरव्यू में ये चीज हाईलाइट करें कि सर वास्तविकता में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक प्रकार जो राज्य के लिए डिसाइड किया गया है वो आपात नहीं होता, वो संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान के खिलाफ होता है, इसलिए केंद्र सरकार ओवरटेक कर लेती है, केंद्र सरकार पूरे तरीके से कब्जे में ले लेती है राज्यों को। ये इंटरव्यू की विशेष बात ध्यान रखने वाली है। इंटरव्यू दें तो आप वहीं कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। बात करें ये अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर कितना है इसका? 352, 352। यहां बात करें तो यहां अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर कितना है? 356। यहां बात करें तो यहां आर्टिकल नंबर कितना है, अनुच्छेद कितना है? 360।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का इस्तेमाल नहीं। जैसे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वहां वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति शासन शब्द की चर्चा नहीं की गई है, शब्द यूज ही नहीं किया गया है। शब्द क्या यूज किया गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, क्या कहेंगे? फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या मैकेनिज्म, मशीनरी, कुछ भी कह सकते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता इसे कहा जाता है। मतलब संविधान ने जो व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था जब फेल हो जाएगी तब वो स्थिति क्या कहलाएगी? राष्ट्रपति शासन कहलाएगी। तब क्या होगा? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जो है वो राज्य का पूरा, अपने राज्य की पूरी शक्तियां अपने पास ले लेंगे। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन कहेंगे। और जब देश में पैसे से रिलेटेड सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्ज बढ़ गया है, सरकार के पास इनकम तो कम है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, उस स्थिति में सरकार क्या लगाएगी? वित्तीय आपातकाल लगाएगी। तो ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए अलग से बताया मैंने, आप ध्यान रखेंगे कि 2 ही प्रकार बताने हैं, उसको लॉजिक के साथ क्लियर करना है। लेकिन पेपर में हमें कितने मानने हैं? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना आपात की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी। कौन करेगा? किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से लगा देगा? मैंने जैसा कहा कि राष्ट्रपति किसी से पूछेगा क्या कि भाई आपात लगाऊं या रहने दूं, या मूड में आया अरे वैसा आज तो आपात कल लगा ही देते हैं यार, क्या ही बात करते हो, या वो करता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति लगाता जरूर है लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। अपनी मर्जी से राष्ट्रपति सिर्फ ये करता है कि हमें खाने में क्या खाना है, हमें पानी कब पीना है, इतना ही काम करता है राष्ट्रपति, वरना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल, इंग्लिश में कहेंगे मंत्रिमंडल को कैबिनेट, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। और यह सिफारिश भी कैसी होनी चाहिए? रिटन में होनी चाहिए, लिखित सिफारिश होनी चाहिए, ओरली नहीं, मौखिक नहीं होनी चाहिए, रिटन में दी गई रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। और ये कौन देगा? मंत्रिमंडल देगा। और फिर अगर मंत्रिमंडल ने लिख के भेज दिया कि भैया, अभी जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी मैडम है अपनी राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में मोदी जी की जो कैबिनेट है उन्होंने ये लिख के भेज दिया कि मैडम आप एक काम करिए, आप आपातकाल की अनाउंसमेंट कीजिए। मैडम को करनी पड़ेगी, मैडम हम अनाउंसमेंट कर देंगे। मैडम कहेंगे मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो वही सुविधाएं पहले मिलनी है, वही मिलनी है, लो भाई साहब आप चाहते हो तो मैं कर दूं। लेकिन मैडम के पास लिखित में जाएगा तब जाके होगी। मैडम को फोन कर देंगे, मैडम के ना 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 ऐसे थोड़ी होता है, आप मेरे पास लिखित में दो, मेरे को कागज बना कर दो कि हाँ भी लिखित में मैंने कहा है लगाने के लिए, तब लगेगा। ये लिखित वाली बात जो जोड़ी गई और ये वाली पूरी जो लाइन जोड़ी गई, ये जोड़ी गई थी 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 बड़ा नाटकीय ढंग है। 44वें संविधान संशोधन का बड़ा नाटक हुआ था। कैसे? देखिए, सुनिए, कहानी सुनाते हैं आपको छोटी सी एक। इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था।
मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होना चाहिए, ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं थी। इंदिरा गांधी को जब चुनावों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपका इलेक्शन सही नहीं है और गलत है, और इसको फायदा उठाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या अनाउंस कर दिया? आपातकाल। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति साहब को फोन किया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय राष्ट्रपति थे, उनको फोन किया कि फखरुद्दीन साहब एक काम करो, आपातकाल का अनाउंसमेंट करो। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अभी आपातकाल की स्थिति मुझे तो नहीं लग रही कि आपातकाल की ऐसी कुछ स्थिति है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लगाइए, संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना पड़ेगा, तो आपको मैंने कह दिया तो लगाना पड़ेगा। अब फखरुद्दीन साहब क्या करते? लगाना था। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि आज से भारत में आपातकाल लागू। अब ये कहानी जब आपातकाल लगा, न्यूज चैनलों पे चली, तो टीवी में देखा मंत्रियों ने कि भाई साहब आपातकाल। मंत्रियों को लगा यार आपातकाल ऐसे कैसे लग सकता है, हमसे पूछेंगे। मंत्रियों ने फोन किया होगा कि मैडम आपातकाल अनाउंस हो गया, ये गलत देख रहा हूं या सही है? तो मैडम ने कहा अरे सही है, बिल्कुल सही है, मैंने लगाया आपातकाल। तो मतलब मंत्रियों को पूछना जरूरी नहीं था? नहीं था। उस समय ऐसी कोई बात संविधान में नहीं लिखी हुई थी कि मंत्रियों से पूछिए, मंत्री रिकमेंडेशन देंगे, लिखित में देंगे, तब जाके आपातकाल लगेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी। इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल, फायदा उठाया, अपना लाभ लिया, ठीक है। हालांकि नुकसान भी हुआ इंदिरा गांधी को इसका। 1977 के जब चुनाव हुए तो उन्हें देखना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए। अब 1977 में जैसे ही हार हुई तो नई पार्टी की सरकार बनी, और भारत में पहली बार कांग्रेस से हटकर यदि किसी पार्टी की सरकार बनी तो उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। और इस समय प्रधानमंत्री बनकर आए कौन? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिनका नाम है कौन बनकर आए? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब को यह पता लगा कि मोरारजी देसाई साहब जब सरकार पीएम बनकर आए तो उन्होंने देखा कि अच्छा, इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया था, लेकिन संविधान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से फायदा उठाया गया? उन्होंने कहा मंगवाओ, संविधान मंगवाओ, खोलो इसको, एक बार चेक करो, देखो क्या क्या बातें लिखी हुई। तो उसमें सीधा लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति लगाएगा लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लगा देगा। अब इंदिरा गांधी ने सिफारिश करी तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोरारजी देसाई सरकार ने कहा, मोरारजी देसाई ने कहा चेंज करो इसको। चेंज करके अपन क्या करते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं क्या कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाएगा आपातकाल, वरना आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति के पास कैबिनेट सिग्नेचर करके नहीं भेजेगा कागज, तब तक आपातकाल भारत में नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि भारत में आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाएगा। तो वो संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां। संविधान संशोधन 44वां किस वर्ष का है? 1978 का। जब यह संशोधन आया है तो किसकी सरकार थी और भारत में प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, 3 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। आज तक बजट सबसे ज्यादा बार प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड रहा है किन साहब के नाम? मोरारजी देसाई साहब के नाम। इनका जन्मदिन है 29 फरवरी को, इसलिए जन्मदिन के दिन बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री भी कौन है? क्योंकि पहले बजट भारत में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, तो इन्होंने जन्मदिन पर भी बजट प्रस्तुत किया था, मोरारजी देसाई। तो ये बातें ध्यान में रखने वाली है। भारत के सबसे उम्र दराज, सबसे सीनियर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 82 ईयर्स के थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे। तो यहां ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगेगा। ये बात जोड़ी गई 44वें संविधान संशोधन से, और कब यह किया गया था? 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। अब बच्चे गलती कहां करेंगे? मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल, इन 2 शब्दों में अक्सर बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल 2 शब्दों में गलती कहां करते हैं? इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसे कहा जाता है
कैबिनेट। डिफरेंस होता है दोनों में। बच्चे अक्सर ये लगता है, उनको लगता है यार एक ही तो बात है, क्या ही है, सेम मिलते जुलते हैं। नहीं नहीं, फर्क होता है। देखिए क्या फर्क होता है। मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, यहां ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, आपको वैसे बोल के बता देता हूं कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा उप मंत्री, वाइस मिनिस्टर भी होते हैं। 3 प्रकार के मंत्रियों को शामिल करते हैं तो क्या बनता है, मंत्री। लेकिन इसमें से ही जब सिर्फ कैबिनेट वालों को शामिल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मंत्रिमंडल। सिंपल से एक उदाहरण से समझते हैं कि भारत में रूल है कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने साथ कितने लोगों को मंत्री बना सकते हैं, 80। भारत में टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं, प्रधानमंत्री को मिलाकर 81 हो सकते हैं। 81 से ज्यादा मोदी जी चाहे तो भी मंत्री नहीं बना सकते। लेकिन इन 81 में से सभी के सभी से बार बार डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, बार बार डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी क्या करेंगे, इन 81 में से 10 से 12 मंत्रियों को क्या बनाएंगे, 10 से 12 मंत्रियों को क्या बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे 10 से 12, वो क्या करेंगे, सारा डिसीजन कौन लेंगे, ये लेंगे। और जो आपातकाल लगाने की सिफारिश है वो ये 10 से जो 12 लोग हैं ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपातकाल लगाना है या नहीं लगाना है। बाकी के जो बच गए हैं 70 जो मंत्री बच गए हैं उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10 से 12 लोग मिलकर रिकमेंड दीजिए, रिकमेंडेशंस दीजिए, किसको, राष्ट्रपति को, लग जाएगा आपातकाल। तो मंत्रिमंडल क्या है, छोटा है। मंत्री परिषद क्या है, बड़ा है। मंत्रिमंडल भाग है किसका, मंत्री परिषद का। कैबिनेट भाग है किसका, मंत्री परिषद का। लेकिन पावर ज्यादा किसके पास है, मंत्री परिषद का। मंत्रिमंडल के पास पावर ज्यादा किसके पास है, कैबिनेट के पास, मंत्रिमंडल। जैसे कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में मुख्य तौर पर शामिल किए जाने वाले मंत्री होते हैं, नंबर 1 रक्षा मंत्री, नंबर 2 वित्त मंत्री, नंबर 3 गृह मंत्री। इस प्रकार के जो मिनिस्टर हैं ये सारे के सारे, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो है वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं मेन। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाएगा आपात कौन, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ, डाउट आई थिंक नहीं रहा होगा। एक इस लेक्चर की खास बात यह है कि लेक्चर लेंथी जरूर हो सकता है लेकिन जानकारियों से भरा होगा बिल्कुल। और आपको वो भी बताया जाएगा कि डाउट कहां होता है, पेपर में कहां डाउट क्रिएट होता है और प्रश्न में एग्जामिनर इसका लाभ कैसे उठाता है, वो भी सब अपन डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में। इसीलिए लेंथ है, लंबा जरूर है लेकिन क्वालिटी के मामले में टॉप मिलेगा, क्वालिटी के मामले में बेहद कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपात की घोषणा अपनों ने टॉपिक कर लिया, अब चर्चा करते हैं नंबर 3, आपात की घोषणा किसने करी, कब करी, अब आपात के कारण। या कह दें कि अब आपात के आधार, कि किन किन कारणों के आधार पे आपातकाल लगाया जाएगा। यदि कारणों की चर्चा करें तो बिल्कुल सीधे सीधे 3 कारण दिए गए हैं संविधान में। नंबर 1 युद्ध, वॉर। नंबर 2 एक्सटर्नल इवेजन। नंबर 3 युद्ध हो गया, बाह्य आपातकाल है, उसके बाद है सशस्त्र विद्रोह। इंग्लिश में कहेंगे आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। स का मतलब हिंदी है, स का मतलब होता है सहित, स का मतलब होता है सहित, शस्त्र का मतलब होता है हथियार।
जब भारत की जनता हथियार उठाकर विद्रोह कर देगी तो वो क्या माना जाएगा? सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा। बाह्य आक्रमण का मतलब जब कोई देश बिना बताए हमें अटैक करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य आक्रमण कहलाएगा। एक्सटर्नल इवेजन कहलाएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। युद्ध क्या है? जब दोनों देश पहले से अनाउंस करेंगे कि हम कल युद्ध की शुरुआत करने वाले हैं। जब लड़ाई इंफॉर्मेशन के बाद होती है तो वो युद्ध होता है, और जब लड़ाई पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, एकदम से किया जाएगा, तो वो बाह्य आक्रमण होता है। तो ये 3 कारण है इसके। सशस्त्र विद्रोह, ध्यान देना, मतलब सारा खेल कहां है? यहां 1978 ईस्वी से पहले आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अशांति या गड़बड़ी, अशांति होता है वैसे एक्चुअल तो। आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आंतरिक अशांति को इंग्लिश में कहा जाता है आंतरिक अशांति को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इंदिरा गांधी, मैंने क्या कहा आपको कि चुनावों में उनकी जीत तो हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जब उनके चुनावों को कैंसिल कर दिया गया तो उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत में आपातकाल लगा दिया। तो वो जब आपातकाल लगा तो उस आपातकाल को किस आधार पर लगाया गया था? कि भारत के अंदर आंतरिक अशांति है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपातकाल लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि मैडम हमें ये तो बता दो कि आंतरिक अशांति क्या होती है, इसकी परिभाषा संविधान में है क्या? सबने अपनी अपनी परिभाषा बनाई, क्योंकि संविधान में इसकी परिभाषा, और इसी का फायदा उठाया किसने? इंदिरा गांधी मैडम ने। तो उन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति है। मैंने कह दिया कि आंतरिक अशांति है तो मतलब आंतरिक अशांति। तो अब मोरारजी देसाई सरकार आई, उन्होंने चैप्टर खोल रखा था पूरा का पूरा आपातकालीन प्रावधान वाला कि बदल देंगे। जो जो बातें इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया है हम दोबारा लगने नहीं देंगे आपातकाल। ये मोरारजी देसाई ने कसम खा रखी थी कि आपातकाल में तो इतना सुधार कर दूंगा कि इंदिरा गांधी अगर दोबारा भी आ जाए ना तो भूल के भी आपातकाल नहीं लगा पाए। इतना सुधार किया। फिर उन्होंने एक सुधार पहले किया, अब दूसरा सुधार किया। क्या रिफॉर्म किया? कि उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को काट कर उसके स्थान पर क्या लिखा? सशस्त्र विद्रोह। अब क्या है सशस्त्र विद्रोह? इंदिरा गांधी मान लीजिए फिर से आपातकाल लगाते तो इंदिरा गांधी कहती कि सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो लोग कहते दिखाओ भाई साहब कहां है सशस्त्र विद्रोह, लोग सड़कों पे होने चाहिए इसके लिए, तो लोग सड़कों पर नहीं है, तो मतलब आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो आपसे प्रश्न क्या आएगा? आपसे प्रश्न आएगा कि 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। यह पूछेगा कि सशस्त्र विद्रोह शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका सारा जिम्मा किसके पास? मोरारजी देसाई के पास। 44वां संशोधन 78। आपातकाल में जो भी काम हुआ सारा का सारा किस संशोधन से हुआ? 44वां। यदि आपसे पूछ लिया जाए आपातकाल में संशोधन का तो आप हमेशा उसका आंसर क्या करेंगे? 44वां संविधान संशोधन। और 44वें का सन भी पूछा जा सकता है। हाँ, जरूरी नहीं कि उसको आपातकाल से जोड़कर पूछे। एक पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? 1978। ध्यान रखेंगे, यहां आपको क्लियर है। आपात के कारण बता दिए, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, 3 कारणों के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। अब कहेंगे आगे टॉपिक पढ़ते हैं अपना, जो हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा है वो पढ़ते हैं। आपात की समयावधि। आपात की समयावधि, टाइम पीरियड ऑफ द इमरजेंसी। कि आपात लग तो गया लेकिन कितने समय के लिए लगा रहेगा उसकी चर्चा करें अपन। आपात को मान लीजिए आज राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया कि भारत में आज हम आपातकाल लगाने जा रहे हैं और आज आपातकाल लग जाएगा 8 बजे। अब ये कब तक लागू रहेगा? अगर साधारण स्थिति की बात करें तो ये कब तक लागू रहेगा? 1 माह तक लागू रहेगा। अगर दिनों में पूछे तो कितने दिन तक लागू रहेगा? 30 दिन तक।
आपातकाल कितने दिन तक लागू रहता है? 30 दिन तक लागू रहता है। 30 दिन तक के लिए इसमें प्रावधान होता है। अब मान लीजिए सरकार चाहती है कि आपातकाल को 6 महीने रखना है, आपातकाल को 2 साल रखना है, तो इसका मतलब आपको आपातकाल यदि बढ़ाना है तो संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद को इंग्लिश में कहेंगे, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए संविधान में बार बार किस शब्द का इस्तेमाल है? क्या पारित करना पड़ेगा? प्रस्ताव। एक बिल पास करना पड़ेगा, बिल पास करके आप बढ़ा सकते हो। लेकिन यह बिल कैसे पास होना चाहिए? विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के साथ यह बिल पास होना चाहिए। यदि मेजोरिटी नहीं है तो आप, स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी भी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल और एक स्पेशल। सिंपल का मतलब जितने लोग बैठे हैं उन्होंने वोट किया, अगर बहुमत निकल गया, मेजोरिटी आ गई तो प्रस्ताव पास। लेकिन विशेष बहुमत में इसकी प्रक्रिया अलग रहती है, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल पड़ता है साधारण वाले से, चर्चा करेंगे अभी। लेकिन ध्यान रखें, साधारण स्थिति में आपातकाल 1 महीने चलेगा, लेकिन संसद से अनुमति लेकर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और संसद अनुमति देगी किस मेजोरिटी के आधार पर? विशेष बहुमत के आधार पर उसे अनुमति दी जाएगी, यह ध्यान रखना है। और बात करें विशेष बहुमत की, तो अब जो पास किया प्रस्ताव, तो इसमें कितने महीने के लिए आपातकाल बढ़ जाएगा? कितने महीने की अनुमति मिल जाएगी? मैक्सिमम कितने महीने की अनुमति मिलेगी? 6। मान लेते हैं कि आज आपातकाल लगा, आज आपातकाल लगाया, ठीक है, पहला दिन है, संसद ने उसे 15 दिन बाद पास कर दिया, तो संसद कहेगी आप इसको 6 महीने तक लगा के रख सकते हो। तो अभी सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने के बाद बात करें तो अपने 6 महीने कब हो जाएंगे इसके? 9, 6, 3 मार्च में कंप्लीट होंगे, तो मार्च तक आपातकाल लगा रहेगा। लेकिन सरकार फिर चाहती है कि हमें आगे भी लागू रखना है, तो सरकार को दोबारा किसके पास जाना पड़ेगा? संसद के पास। फिर संसद कितने समय की अनुमति देगी? 6 महीने की। मतलब यदि आपातकाल को आप 3 साल चलाना चाहते हैं, 4 साल रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर 6 महीने में संसद में प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा, और 6-6 महीने की करके आप कितने भी टाइम तक आपातकाल रख सकते हैं। ध्यान रखना, टाइम पीरियड की मैक्सिमम लिमिट डिसाइड नहीं है। 6-6 महीने परमिशन लीजिए, चाहे 10 साल रखिए, 20 साल रखिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको परमिशन 6 महीने की लेनी पड़ेगी। और बाद में 6 महीने के बाद में, और 6 महीने की परमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। अब विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत में 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1, विशेष बहुमत में 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 मत होने चाहिए, वोट होने चाहिए। यदि आपातकाल के अधिनियम को, आपातकाल के बिल को पास करवाना चाहते हैं, तो पास करवाने के लिए आपको जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मान लीजिए बैठे हैं संसद में 300 लोग, तो आपको कितने लोगों का समर्थन चाहिए? 200 लोगों का। लेकिन इसमें कहानी तो अब है, ट्विस्ट तो अब है कि नंबर 2, दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का
2/3 लोग तो वोट करेंगे ही, ये वोट जो निकल कर आएंगे उनकी संख्या जो होगी वो कुल जो सदस्य हैं उनसे 50% से कम नहीं होने चाहिए। ये थोड़ा सा वैसे हो जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल लाइव बात करते हैं अपन। देखिए, अगर इसको भूल जाएं, इसको भूल जाते हैं एक बार, सेकंड को पहले पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 उस समय, और जब बैठक हुई तो बैठक में लोग निकल कर आए 210। बैठक में कितने लोग बैठे थे? 210। 290 लोग सेशन में आए नहीं, 290 लोग उस दिन अनुपस्थित थे, मान लेते हैं ऐसा। तो यदि सिर्फ इस लाइन की बात करूं तो 2/3, 210 का 2/3 बोले तो कितने वोट? 140 वोट। 140 वोट से क्या हो जाएगा? बिल पास हो जाएगा, अनुमति मिल जाएगी और आपातकाल लग जाएगा। ये तो थी पहली लाइन। लेकिन यार 140 वोट तो बेहद कम है, 500 लोग हैं। दूसरी लाइन क्या कहती है कि ये जो 140 निकल कर आया है, ये संख्या जो आएगी वो कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आधा, 251, 250 प्लस 1, 251। मतलब मान के चलें तो 250, आप मान के चलिए कि कम से कम आपको कितने लोग चाहिए? 250। जब तक आपके पास 250 लोग नहीं होंगे, 250 वोट उस बिल पर नहीं आएंगे, तब तक वो बिल पास नहीं हो सकता, चाहे आपने 2/3 वोट कर लिए हो। इसका मतलब है कि आपको 2/3 वोट तो लाने ही लाने हैं। जितने लोग वोट कर रहे हैं वो 2/3 जो है वो कम से कम कितने होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का आधा, मतलब 250 होना चाहिए। इस स्थिति में बिल पास नहीं होगा, आपातकाल आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 140 जो है वो 250 से क्या है? कम है। इस प्रकार का एग्जाम्पल खुद भी बनाएं, एक दो एग्जाम्पल लें, डिजिट खुद डिसाइड करें और इस प्रकार से समझ में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए? विशेष बहुमत से। और ये भी, अब मैंने कहा कि मोरारजी देसाई साहब ने जिम्मा ले रखा था कि बदल के छोड़ना है, तो यहां भी क्या किया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन का नंबर कौन सा रहेगा? 44। कब किया जाएगा? 1978, 1978। हालांकि इस संविधान संशोधन को लागू अगले साल किया गया था, लेकिन कर दिया गया था 1978 में। लागू होता है 3 जून 1979 में, 1979 जून 1979 में लागू किया जाता है। तो ये था समयावधि का कि कितने समय तक लागू रहेगा। अब तो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। कितने नंबर है? 5 है या 4, जो भी है देख लेना एक बार। आपातकाल को हटाना, कि आपातकाल हटेगा कैसे? आपातकाल को हटाना, आपातकाल हटेगा कैसे, इसकी चर्चा करते हैं। आपातकाल हटाने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, जब राष्ट्रपति ने जारी किया था, अब राष्ट्रपति ही क्या लेगा? राष्ट्रपति अनाउंस करे, फिर एक नोटिफिकेशन जारी करे कि आज से भारत में कोई आपातकाल नहीं है, आपातकाल डिलीट, हट जाएगा, चैप्टर ही क्लोज आपातकाल का। उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, आपातकाल के बाद वापस नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। नंबर 2, या संसद अनुमति नहीं दे, या संसद क्या करे? उसको अनुमति नहीं दे। संसद, मान लीजिए आपातकाल लगाया, आपातकाल में संसद में बिल आया, बिल पास ही नहीं हुआ, पड़ा रहा बिल, 1 महीना बीत गया तो अनुमति नहीं मिली, तो इस चक्कर में भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, जब संसद उसको रिजेक्ट कर दे, जब पार्लियामेंट उसको क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। देखने में एक जैसे लग रहे हैं दोनों, नहीं दे, लेकिन 2 स्थितियां होती है कि संसद में बिल रखा, उस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस बिल पर कोई भी बात नहीं हुई, तो वो भी क्या है? आपातकाल समाप्त हो जाएगा।
लेकिन बिल रखा, दूसरे दिन बिल रखा और तीसरे दिन ही संसद ने कह दिया कि रिजेक्ट करती हूं, इस बिल को खारिज है, तो आपातकाल तीसरे दिन ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अलग अलग है, ध्यान रखें, थोड़ा सा लॉजिकल है ये। इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं उनके ऐसे प्रश्न वहां काम आते हैं, वहां आपको दिखा सकते हो आप कि हाँ हमारे पास इनफ नॉलेज है, हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, रट्टेबाजी हमारा सिस्टम नहीं रहा है। और इंटरव्यू जरूरी थोड़ी है कि अपन जॉब का ही दे, कहीं अपना हो सकता है कि जब हम लग जाएंगे, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मीटिंग में हिस्सा लेने का मौका मिले, किसी अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। तो इंटरव्यू के बारे में जब हम सोचना शुरू करेंगे तो वहां ज्यादा सीखेंगे, चीजों में जो क्लियरिटी है वो ज्यादा होने लग जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। अब आप कुछ बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि एसएससी में इंटरव्यू नहीं है तो आप सर क्यों बता रहे हो इंटरव्यू का, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जब हम इस प्रकार की बातें इस टॉपिक में देख रहे हैं तो जब और कोई टॉपिक पढ़ेंगे या जीवन में कुछ घटना घटेगी तब भी तो अपन उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि इंटरव्यू का क्या सवाल बनता है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि बताइए आपके जीवन में क्या कहानी रही है संघर्ष की, तब आप उसी तरीके को अपनाइएगा और आपका इंटरव्यू बेहद अच्छा जाएगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, चलिए, संसद रिजेक्ट कर दे, 3 तरीके से हट जाता है, बिल्कुल साधारण है, आपको ध्यान रखना है। नंबर 6, फिर अपन पढ़ेंगे आपातकाल का प्रभाव। हालांकि एसएससी में इसमें सीधा सा टॉपिक है, एक ही लाइन से प्रश्न बनता है, ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। हालांकि जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, जो अपने 2-4 दिन चलते हैं एग्जाम, जैसे आरएएस आईएएस, उसमें इसमें से प्रश्न बनता है कि आपातकाल के प्रभाव की विवेचना कीजिए, आपातकाल के प्रभावों को लिखिए और इसमें उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न लिखित वाले बनते हैं। एसएससी में सीधा सा प्रश्न बनता है कि सबसे पहला कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल नंबर 358 क्या कहता है? 358 कहता है कि जब भी आपातकाल लगाया जाएगा, आर्टिकल 19 अपने आप ही हट जाएगा। जहां आपातकाल आ गया वहां से चला जाएगा कौन? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है क्या? आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि भारत में आपको बोलने की आजादी होगी, आप सरकार की आलोचना कर सकते हो। आप चाहे, आपको लगा कि सरकार का कोई काम सही नहीं है या बुरा है, तो आप सोशल मीडिया पे ट्वीट कर सकते हो। ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया बोले तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे बड़े बड़े लेक्चर डालिए, पूरी स्वतंत्रता है आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है, उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 19 में किया गया है। अब आपातकाल के समय आप लंबे लंबे लेख लिखोगे, आप मीडिया में जाके बयानबाजी करोगे, सरकार का फोन आएगा, चुप कर रहा है तो हम चुप कराएं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्या है? नहीं है। आर्टिकल 19 है तब तक आप रैंडमली बोल सकते हैं, भाषा को मर्यादित रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप गालियां लिखना शुरू कर देंगे, वो भी नहीं है, इतनी आजादी भी नहीं है। लेकिन हाँ, सही शब्दों में सरकार की आलोचना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसाइज आप गवर्नमेंट को कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपातकाल के समय यदि आपने क्रिटिसाइज किया तो उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रभाव है किसका? आपातकाल का। और ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 359 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। देखो, ऐसे शब्द हैं जो अपने को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न आएगा वो इन्हीं शब्दों से बनेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलचाल में भी बता रहा हूं और शब्दों का उपयोग भी किताबी भाषा भी कर रहे हैं, ताकि अपने आपको, मान लीजिए बोलचाल में बता दूं और आप पेपर करें, भाई साहब शब्द ही नहीं है, ये क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको पता होना चाहिए, बोलचाल में याद कर लो और उसको किताबी में क्या कहते हैं उसको समझ लो एक बार ना। आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। वो क्यों, किसमें लिखा हुआ है?
लेकिन एक कहानी है, इसमें भी सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है कि यदि आपातकाल लगाने का कारण सशस्त्र विद्रोह है, तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ध्यान रखें कि यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण, वॉर और एक्सटर्नल इवेजन के कारण यदि लगाया गया है आपातकाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 19 हट जाएगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के कारण जब लगाया जाएगा तो आर्टिकल कहेगा नहीं भैया, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। मतलब जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा तो आप अपने विचार रख सकते हैं, आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जो है लोकतंत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं, सरकार आपको नहीं रोकेगी। हाँ, चाइना ने अटैक कर दिया और फिर आप कहो कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो वो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आर्टिकल 19 आपके पास अब नहीं। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है अपने मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीज ध्यान में रखने वाली है। आर्टिकल 20 और 21 आपसे प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखें। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्टिकल 358 कहता है, 358 कहता है कि 19 जो आर्टिकल है वो आपके छीना जा सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर आपसे नहीं छीना जाएगा। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सभी फंडामेंटल राइट्स को डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन किन दो को नहीं कर सकता? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को सस्पेंड नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कौन से दो मूल अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते, भारतीय संविधान में निलंबित करने की अनुमति नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्लियर हुआ? तो निलंबित नहीं होंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये प्रभाव है मूल अधिकारों पर। एसएससी में प्रश्न इतना ही आता है। यदि मैं आपको और बताऊं थोड़ा बोलचाल की साधारण भाषा में बात करें अपन, तो आपातकाल में होता क्या है? जैसे ही संकट लगेगा, संकट का समय आएगा, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो भारत सरकार का पहला उद्देश्य क्या होगा कि देश की यूनिटी को बनाकर रखा जाए, देश की एकता, अखंडता, इन्हें हमें बनाकर, सोवरेनिटी, इन सबको बनाकर रखा जाए, सरकार की पहली जरूरत है। यदि उस समय राज्य सरकार कोई नाटक करेगी तो राज्य सरकार को कहा जाएगा, सुन, ज्यादा नहीं, औकात से बाहर नहीं जाना तेरे को, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। आपातकाल में सारी पावर किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। यदि एक उदाहरण दूं, कछुआ होता है, कछुआ, टर्टोइज जो होता है, उसकी खास बात क्या होती है? वो चलता रहता है, सामान्य परिस्थितियों में चलता रहेगा, और जैसे ही आपातकाल, जैसे ही लगेगा संकट आ गया, वो अपने पांव अपने अंदर ले जाएगा, गर्दन अंदर ले जाएगा और कवच बना लेगा अपना। फिर उसको मारते रहो, कुछ ही करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपातकाल भी क्या है? यही है कि बाकी परिस्थितियों में जो पांव है कछुए के, वो क्या है? राज्य है। देश चल रहा है, गर्दन केंद्र सरकार है, देश चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही संकट आएगा, संकट आते ही कछुआ अपने पांवों को अंदर ले जाएगा, मतलब राज्य क्या होंगे? केंद्र की छतरी के तले आ जाएंगे, और ऊपर केंद्र उनकी रक्षा करेगा, केंद्र उनको बनाकर रखेगा, केंद्र पूरे पूरे देश की रक्षा करेगा। तो ये किसका प्रभाव है? आपातकाल का। राज्य अंदर आ गए, राज्य मतलब केंद्र की छतरी के नीचे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों के पास पावर नहीं रहेगी, सारी पावर किसके पास आ जाएगी? केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। राज्य नॉर्मल काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा पहले मोदी जी से पूछना पड़ेगा। तो ये किसका प्रभाव है? आपातकाल का प्रभाव है। तो इस प्रकार की बातें होती हैं आपातकाल में। पूछा जाता है क्यों लगाया जाता है, यदि लग गया तो क्या है।
उसमें सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी प्रकार का ऑर्डर जारी कर सकती है, चाहे वो अपने पैसे का हो, चाहे वो डिसीजन का हो, गवर्नमेंट का हो, किसी भी प्रकार का ऑर्डर सरकार दे सकती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपातकाल का प्रभाव। लेकिन एसएससी के लिए अपने लिए जरूरी क्या है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हेडिंग है अपनी, टॉपिक कंप्लीट करते हैं, लेक्चर लंबा हो गया काफी। चलिए, भारत में आपातकाल। भारत में आपातकाल मतलब क्या है इसका, देखिए, भारत में आपातकाल का, अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगा? 3 बार। अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगा? 3 बार। लो एक बार चार्ट बना लेते हैं इसका, कितनी बार लगा। पहली बार कब लगा? 1962 से 1968। क्यों लगा इसकी बात करें, क्यों लगा इसकी बात करें तो ये लगाया गया था युद्ध, इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिख ले, किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, युद्ध। दूसरा, अब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, कुछ समय बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हो गई। तो ये जो आपातकाल चल रहा था, इस आपातकाल को हटाने की जरूरत नहीं पड़ी और जो आपातकाल लगा हुआ था उसे रखा गया। भारत पाकिस्तान युद्ध कहा गया, आपातकाल लगा दिया। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री, आपसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि पहले आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे प्रधानमंत्री अपने? जवाहरलाल नेहरू साहब थे उस समय प्रधानमंत्री। बात पूछ ले आपसे कि राष्ट्रपति बताइए उस समय राष्ट्रपति कौन था, किस राष्ट्रपति ने पहले आपातकाल की घोषणा की थी? तो भारत के सर्वोच्च शिक्षक का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बात सोचने वाली है कि भारत में शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक खूब सारे हैं, मैं भी हूं, लेकिन मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं किया जाता शिक्षक दिवस के रूप में, इनका किया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनकी सोच, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इन्हें अलग बनाता है बाकी शिक्षकों से। तो आप आज देखेंगे कि क्यों हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही बर्थडे को किस रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। पढ़िए इनके बारे में, जब आप पढ़ेंगे तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, आपको लगेगा कि यार इतने अच्छे विचार। यदि आप वास्तविकता में एक टीचर हैं तो आपका पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, पढ़ाने की सोच बदल जाएगी और आप बच्चों को इस प्रकार से तैयार करेंगे जिससे वो भविष्य में भी एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। आपके पढ़े हुए स्टूडेंट, मेरा एक ये नजरिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को जो मैंने पढ़ा है उसको लेकर अगर बात करूं तो, कि अपने से पढ़ा हुआ स्टूडेंट को इस प्रकार से बनाइए, उसे इस प्रकार से फ्रेम कीजिए उसको कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं और जीवन में कुछ भी हो जाए वो मजबूती से खड़ा रहे। यदि हम इस प्रकार से किसी को ट्रेंड कर पा रहे हैं तो वो क्या है, तब हमारी भूमिका हम अपन अच्छे से निभा पा रहे हैं। जो अपन कहते हैं ना कि विकासशील देश है इंडिया, एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया नहीं बन सकता, विकसित देश नहीं बन सकता। अरे बन सकता है, लेकिन बनाने वाले कौन है? अपन शिक्षक लोग हैं, शिक्षक समुदाय है जो बना सकता है। लेकिन वो तब होगा जब हम अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएंगे, अपनी भूमिका को अच्छे से, अपनी जो उसे उसका यूज सही तरीके से करेंगे। क्योंकि जब एक स्टूडेंट अपने पास आता है, अपनी कोचिंग में एडमिशन लेता है या अपने से पढ़ना शुरू करता है, तो वो कोरा कागज होता है, एक कच्चे घड़े की तरह होता है। उसको जैसे हम फ्रेम करेंगे वैसे ही हो जाएगा। हम उसको कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान किया करो, करे। हम उसको कहेंगे महिला क्या जरूरत है महिलाओं को पूजने की, तू आराम से रह जिंदगी जी, वो वैसे ही काम करेगा। तो मतलब बदलाव अपन ला सकते हैं, अपने हाथ में है, लेकिन बदलाव लाने के लिए हमें पहले खुद की सोच को सुधारना होगा, खुद इस प्रकार से काम करने होंगे। लेकिन फिर भी
चलिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। 1962 से 67 तक प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया और ध्यान रखें तो ये राष्ट्रपति थे उस समय। ये था पहला आपातकाल। तारीख की बात करें, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था पहला आपातकाल। दूसरा आपातकाल लगाया गया था 1971, 3 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक लगाया गया था 1971। ये क्यों लगाया गया था? भारत और पाकिस्तान के साथ हमारा क्या हो गया था? युद्ध हो गया था, उसके कारण लगाया गया था। ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के कारण लगाया गया था, लेकिन इसी युद्ध के कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश अलग से देश बना था इसी युद्ध के कारण। और वो कहीं ना कहीं जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि स्वाभाविक था कि भी कभी ना कभी तो उस हिस्से को, पाकिस्तान के उस हिस्से को अलग होना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी थी। आप इतिहास पढ़ोगे, जब आधुनिक भारत पढ़ोगे तब आप उसमें आप पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसके कारण आपातकाल लगा। बात करें प्राइम मिनिस्टर, मैडम, सॉरी मैडम नहीं सर, इंदिरा गांधी। आप कहेंगे सर मैडम तो है, सर क्यों बोल रहे हो? इंदिरा गांधी कहा करती थी। इंदिरा गांधी के बारे में जब इनकी कोई नोवेल अपन पढ़ते हैं, इनके बारे में लेते हैं तो ये जानकारी, तो कहा करती थी कि मुझे महिला प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाए, ये मुझे कभी पसंद नहीं है, मुझे सर कहिए। सारे मिनिस्टर इनको सर कहा करते थे कि सर क्या किया जाए। हालांकि एक इनका किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से एक बार मिलना हुआ इनका, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऑफिस से फोन आया कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा आपकी प्रधानमंत्री को सर कहा जाए या मैडम कहा जाए, हमने सुना है कि इनको सर कहना ही पसंद है, तो बताइए। तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि मुझे सर ही बुलाया जाए, मैं महिला होने का ये टैग है बर्दाश्त नहीं करती हूँ, तो मुझे महिला नहीं कहा जाए, मुझे क्या कहा जाए, सर कहा जाए। तो ये काफी किस्से हैं इनके। और इंदिरा गांधी का तो काफी मतलब किस्से तो काफी देखने को मिलते हैं, खूब सारे किस्से अपन पढ़ते भी हैं इंदिरा गांधी के बारे में। एक तो ही, दूसरी बात, एक लाइन और इनके लिए यूज की जाती है कि यदि उस समय इंदिरा गांधी के समय पूरे मंत्रिमंडल में यदि कोई मर्द था तो वो एकमात्र इंदिरा गांधी। ये लाइनें हैं जो इतिहास में यूज की गई हैं इनके लिए, जो नोवेल में यूज की गई हैं। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो खूब सारी बातें हैं। गेंदे के फूल इनको पसंद नहीं थे, फिर भी इनकी अर्थी को गेंदे के फूलों से ही सजाया गया था, कितने दुर्भाग्य की बात है। एक तो ये, दूसरी एक और भी खूब सारी कि लाइट वाइट बंद करना, ऊर्जा संरक्षण का भी संदेश इन्होंने दिया कि जब भी कमरे से बाहर जाए आप अपनी लाइट को बंद करके जाएं। एलर्जी थी इनको इस बात की कि यदि कोई व्यक्ति बाहर आया और लाइट ऑन रह गई तो उसकी शामत आ जाए। तो इस प्रकार की बातें हैं इंदिरा गांधी के बारे में। चलिए, बातें खूब हैं, हमें बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन YouTube का ट्रेंड है, क्या करें, पीपीटी से पढ़ाना, जल्दी लेक्चर को कंप्लीट करना। यदि लेक्चर लंबे हों, लेक्चर में तो जानकारी भी एक्स्ट्रा ही होती है, जानकारी अलग ही मिलती है आपको। ठीक है, चलो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी उस समय राष्ट्रपति रहे थे। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे आपातकाल लगाया गया था। ये तारीख इंपॉर्टेंट है भाई, इस तारीख को नोट करेंगे। 25 जून 1975 से 1977, 1977, 25 जून 1975 से 1977 ये आपातकाल लगाया गया था। किसके आधार पर? इसकी स्टोरी मैंने आपको पहले बता दी। इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। लगाने वाली मैडम थी, मैडम का नाम, सॉरी सर, फिर एक बार सर, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें तो नाम मैंने बताया था राष्ट्रपति महोदय का, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ था पद पर रहते हुए। भारत में अब तक 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। नंबर 1 जाकिर हुसैन
1969 में, नंबर 2 डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब 1977 में उनकी डेथ हो जाती। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये टेबल साथ में ध्यान में रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के बारे में, यहां भी ये सेम चीज और यहां भी सेम चीज। अब प्रश्न और क्या बन सकता है कि सबसे लंबी अवधि का आपातकाल, पहले वाला, सबसे कम अवधि का आपातकाल, ये वाला। लेकिन वास्तविकता की बात करें, ओरिजिनली की बात करें, ओरिजिनली आपातकाल कभी हटाया ही नहीं गया था। हटाने की तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ था। इन तीनों आपातकाल को एक साथ हटाया गया था और जब तीसरे वाला हटाया गया था तभी उसमें लिख दिया गया था कि हम पहले वाला भी हटाते हैं, दूसरे वाला भी हटाते हैं और तीसरे वाला भी हटा रहे हैं। तो तीनों का नोटिफिकेशन एक साथ आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपको साधारण सी बात बताऊं, यदि आप इस लेक्चर में, आपको यूट्यूब पे खूब सारे लेक्चर मिलेंगे और भी लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपातकाल कम समय में निपटा दिया गया होगा। यहाँ मैंने प्रयास किया है, लेक्चर लेंथी हो सकता है, हो गया होगा अप्रोक्स, मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे का, 1.25 घंटे के आसपास चला गया होगा, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य आपको समझाना था, आपकी डाउट्स क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये लेक्चर ऐसा रखा। या मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता तो जरूर लेक्चर छोटा हो जाता, लेकिन आपको इतनी बातें बताने का अवसर नहीं मिलता जितने फैक्ट मैंने बताए। जैसे मैंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के बारे में बता दिया यहीं आपको, साथ में 44वें संशोधन की कहानी बता दी आपको, ध्यान रखें। तो इस प्रकार की खूब सारी बातें जब अपन बताएंगे तो स्वाभाविक है लेक्चर जाएगा लंबा, लेकिन आपको डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। और दूसरी बात, आपको एक एक चीज क्लियर हो गई है और पेपर में प्रश्न क्या आएंगे ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए हैं सारे इस टॉपिक में। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। जुड़े रहें आप हमारे इसी तरह हमारे इस ऑनलाइन चैनल के साथ, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके पास पहुंचा पाएं, आपके लिए ला पाएं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य आप बदलिए, अपनी शिक्षा का उद्देश्य जो वर्तमान में जो है, जो सभी का नौकरी लगना एक उद्देश्य है कि हमें कैसे न कैसे नौकरी प्राप्त करनी है, हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जो अपनी एथिकल वैल्यूज को माने, जो अपने नैतिक मूल्यों को अपनाए, जो किसी के साथ बुरा नहीं करे, जो खुद जीवन में अच्छे काम करने और अच्छी सोच रखे, ऐसा इंसान बनाना है शिक्षा का उद्देश्य। और यही सोच हुआ करती थी अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की। नौकरी लगना अपनी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अंतिम उद्देश्य भी नहीं है। अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है कि हमें समाज में सम्मान मिले, हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी हमारी, सोशल स्टेटस भी हमारा ऊंचा होना चाहिए। पैसे हैं आपके पास लेकिन कोई इज्जत नहीं करता, क्या करोगे उस पैसे का? तो इस प्रकार की भी सोच रखिए थोड़ा सा। तो मेरा एक ये संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको आपातकाल कंप्लीट करवा दिया गया है। धन्यवाद आपका कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।